वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आज 24वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज के हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं परम आदरणीय गुरुजी। आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप गुरुजी का नाम हमेशा सुने होंगे, कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं गुरुजी का हमेशा चर्चा। तो गुरुजी का यदि हम परिचय समान रूप से कर लेते हैं, आप आशीष श्रीवास्तव, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप बिहार से हैं। सर का स्नेह हम लोग पे हमेशा युवाओं पे नए नए कार्य करने का, आप कैसे नए एक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे कौशल कर सकते हैं, सर का हमेशा मार्गदर्शन आज के युवा के लिए जान लीजिए एक हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, और आने वाले फ्यूचर जितने भी युवाओं का है सर का हमेशा मार्गदर्शन। आप देखें पूरा, आप कहीं भी देखें, कहीं आप जाएं, आप मार्गदर्शन के थे हमेशा युवाओं को मार्गदर्शन करना, जो जो नए नए आ रहे हैं, कैसे नई शिक्षा नीति में क्या करना है, कैसे करना है, एजुकेशन कैसे लेना, आपका हमेशा मार्गदर्शन रहता है। और सर का जो नंबर हमें प्राप्त हुआ था इसी दृष्टि से कि सर हम लोग पूरा जो मेरा व्याख्यान चल रहा है, इस व्याख्यान में सर का यदि व्याख्यान नहीं होता है तो हम लोग अधूरे रह जाते हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, कासिंदु विश्वविद्यालय हो, सेंट्रल भी यूनिवर्सिटी भी हमने कराया संस्कृत यूनिवर्सिटी से, जहां से भी फीडबैक आया कि सर का व्याख्यान यदि नहीं होता है तो हम लोग अधूरे रह जाएंगे। सर का कल व्याख्यान था और सर काफी व्यस्तता थी, फ्लाइट में थे, व्याख्यान नहीं हो पाया। सर हम लोग को सहृदय सर कहे कि नहीं हम व्याख्यान देंगे, कि हमें समय दें, कल हम व्याख्यान कर देंगे। सर का आशीर्वाद स्नेह हमेशा बना रहता है। और आइए आज हम लोग सर के श्रीमुख से आज का जो व्याख्यान है हम लोग सुनते हैं, और सर का हमेशा आशीर्वाद भी बना रहता है। तो एक आशीर्वाद वचन भी है हम युवाओं के लिए, आगे हम लोग का फ्यूचर कैसा हो, शिक्षकों का फ्यूचर कैसा हो, क्योंकि शिक्षक भी जुड़े हुए हैं नई शिक्षा नीति में, शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, बच्चों की क्या भूमिका होती है। आज हम लोग सर के मार्गदर्शन में रहेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर राजकुमार जी और इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी, इन दोनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आपके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है और उस संदर्भ में जो डायकोटॉमीज हैं उनको हम समझने की कोशिश करें। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आगे रखूं, और इसके पहले चूंकि एक ये जिस माध्यम से हम आज जुड़े हैं, इस माध्यम से ये माध्यम बहुत वर्षों तक रहेगा इंटरनेट पर अवेलेबल, और इसलिए मैं आप सबको एक आग्रह करना चाहता हूं कि, और ये जो आग्रह है ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से आता है। पिछले लगभग अब 3.5 वर्षों का समय होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट का, और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है शिक्षा जगत से जिसने अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें, खास करके वो लोग जो शिक्षा जगत, और मैं जब शिक्षा जगत कह रहा हूं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कह रहा हूं, शिक्षा जगत जब मैं कह रहा हूं तो स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन की बात मैं कर रहा हूं। और आप सबसे आग्रह है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को एक बार क्रिटिकली पढ़ें, क्योंकि हम सब इसके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, और हम सब ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ये डॉक्यूमेंट है जो 29 जुलाई 2020 को आया, अब इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में है। बहुत सारे जो बिंदु हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऑलरेडी कार्यान्वित किए जा चुके हैं, और जब मैं इसको पढ़ने की बात कह रहा हूं तो मैं इसमें 2-3 चीजें और कहता हूं कि ये भी हम जानते हैं कि ये जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आने वाले 10 से 15 वर्षों का ये पूरा एक दौर है जिसके बीच में इम्प्लीमेंटेशन चलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स के माध्यम से होना है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, चाहे वो रेगुलेटरी एजेंसीज हो जैसे यूजीसी है, एनसीटीए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे उनमें काम करने वाले एकेडमिशियंस हो, नॉन
टीचिंग सपोर्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग जिसकी इसमें भूमिका है, सबकी अपनी अपनी इसमें भूमिकाएं हैं। और इसलिए मैं अपनी बात को अब शुरू करता हूं। एक बार पुनः डॉक्टर राजकुमार जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये सीखने का अवसर दिया, क्योंकि जब भी इस तरह की बातचीत करने का अवसर मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले 2-3 फिर से एक बार व्यक्तिगत उदाहरण दूंगा। मैं जब पिछले 2-2.5-3 वर्षों से 3.5 वर्षों से जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट आया है, और वो अवसर जहां पर मुझे तकनीकी के माध्यम से नहीं, साक्षात माध्यम से बातचीत करने का अवसर मिला है, मैंने 2-3 सवाल पूछे उस समूह से। और ये समूह कौन होते थे? यह समूह अक्सर शिक्षकों के समूह होते थे जिनसे बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को जब आप खोलते हैं तो सबसे ऊपर भारत सरकार का सत्यमेव जयते लिखा हुआ एक एम्ब्लम आता है, लोगो आता है। वो क्या है? उसमें क्या-क्या बातें हैं? उसका उसका जो ऐतिहासिक निहितार्थ है वो क्या है? किस लिए लिया गया है? उसमें जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत बड़ा नंबर, और ये नंबर मैं परसेंटेज में या नंबर्स में नहीं बताना चाहता, क्योंकि ऐसा कोई रिटन स्टडी नहीं की मैंने, लेकिन अगर इसको राउंड फिगर में कहूं तो 90% से ज्यादा लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सके। और ये वो लोग हैं जो शिक्षा जगत से संबंधित है, चाहे वो स्कूली शिक्षा से हो, चाहे वो उच्च शिक्षा से हो। और ये मैं इसलिए इस बात से शुरू कर रहा हूं क्योंकि हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। अब अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन जैसी पद्धति से, परंपराओं से आते हैं हम। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, और शिक्षक होने के नाते तो और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को यहां से अगर हम शुरू करें, एक बात। दूसरी बात, जब मैं पिछले पिछले 20 वर्षों के अपने शैक्षिक कैरियर में जब भी बात करने का अवसर मिला और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बात करें, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना रफली मोटा मोटा लोग बता देते हैं, लेकिन बहुत जो उसमें जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हमसे 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 छूट जाते हैं। तो चूंकि हम शिक्षा जगत से हैं, और चाहे हम शोधार्थी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, और जब शिक्षक वर्ग है तो वहां भी मैं कहता हूं हम भी ताउम्र एक विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि लर्निंग की परिभाषा हम जानते हैं, लर्निंग गोज फ्रॉम वोम टू टॉम। लर्निंग गोज फ्रॉम वोम टू टॉम, माँ के गर्भ से शुरू होती है हमारी लर्निंग और वो चिता तक जाती है। इसलिए हम सब शिक्षार्थी हैं और हमें सतत सीखते रहना है, और भारतीय ज्ञान परंपरा में सतत सीखते रहने की जो महत्व है वो उससे हम सबसे परिचित हैं। एक और अनुभव पिछले दिनों जो बड़े कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चयन समितियों में बैठने का अवसर मिला, तो वहां मेरी ऐसे ही बातचीत के दौरान अक्सर एक जिक्र आया नालंदा, तक्षशिला। तो किसी कैंडिडेट के मुंह से निकला कि तक्षशिला भी भारत में है। फिर मुझे बात समझ आई, चलो पता करते हैं कि कितने लोग इस बात की अवेयरनेस है कि नालंदा और तक्षशिला कहाँ है। और मुझे हैरानी तब हुई जब एक बहुत बड़ा नंबर, और जब मैं बहुत बड़ा नंबर कह रहा हूं तो एक्सेप्शन 1-2 को छोड़ दें, अगर मैं 100 में रिप्रेजेंट करूं तो 95% लोगों को यही मालूम है कि तक्षशिला भी बिहार में है। अब जब तक्षशिला बिहार में है, जो भारत सरकार का जो एम्ब्लेम है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, अगर ये सारी बातें हमको एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षा जगत का शिक्षार्थी होने के नाते अगर नहीं मालूम है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में हमें बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए आप सबसे अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये सारे उदाहरण इसलिए दिए, हम आप सबसे आग्रह रहेगा शिक्षा। हम जब भारत की पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था उसको देखते हैं, तो भारत में शिक्षा अंग्रेजों के आने से पहले समाज का विषय रही है, और जब समाज का विषय रही है तो उसके जो इम्प्लीकेशन से निहितार्थ हैं वो भिन्न तरह के थे। अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा जो है वो समाज से 42वां संविधान संशोधन इसको समवर्ती सूची में लेके आता है। तो कुल मिला के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विषय अब आज की डेट में है। देखिए, हम इंडियन जो इसमें द्वंद्व भाजन है, द्वंद्व है इसमें, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
हम सब एक महत्वपूर्ण विषय पर अक्सर चर्चा परिचर्चा करते पाए जाते हैं, और वो बात है इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू विजडम। इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू विजडम, सूचना, ज्ञान और प्रज्ञा। Where is the knowledge? We have lost in information. The cycle of even in 20th century bring us farther from God and nearer to dust. तो सवाल उठाते हैं कि भाई विजडम कहाँ है? विजडम, वेयर इज द विजडम? विजडम कहाँ है? प्रज्ञा कहाँ है? तो कहते हैं उसको जी हमने नॉलेज में खो दिया। तो फिर कहते हैं सर नॉलेज कहाँ है? तो कहते हैं जी उसको हमने सूचनाओं में खो दिया। तो ये जो सूचना से, ज्ञान से, प्रज्ञा की जो यात्रा है, इस यात्रा में अगर आप प्राचीन परंपरा देखोगे तो वो इस यात्रा पर सही दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हम विशेष करके मैकॉले का जब आगमन होता है भारत में, और मैकॉले जिस तरह से अब वो शिक्षा नीति बनाते हैं, क्योंकि वो अपने देश के प्रति बहुत लॉयल हैं, समर्पित हैं, और इसलिए वो जो शिक्षा नीति बनाते हैं वो उनके देश के लिए बहुत मुफीद होती है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण बनती है। और विशेष करके जब हमारे यहाँ से भी कुछ लोग उनको बार बार कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी व्यवस्था जो है उसको हमें लाना होगा, अगर हमें मॉडर्निटी जो है उससे अपने आप को जोड़ना है, तो जो भाषाई दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलता है, और भाषाई दुष्प्रभावों को देखने के बाद जो दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, और इस दुष्परिणाम को जब मैं अपनी समझ से देखता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं जब इसको देखता हूँ तो हम कहीं ना कहीं भाषा व्यक्तिगत रूप से मानना है आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट, सॉरी देन लैंग्वेज। आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। विचार जो है वो भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास विचार है तो हम उस विचार को किसी भी भाषा में, कितनी भी भाषाओं में उसको हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर विचार ही नहीं है तो भाषा अकेला बहुत हमको मदद, इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और मैकॉले के बाद हमने यही एक बहुत बड़ा एक जो हमारे लिए एक कारण रहा, कष्ट का कारण रहा, वो यही रहा कि विचार जो है वो भाषा के प्रभाव से दब गए। और मुझे लगता है कि आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, और खास करके वो लोग जो अंग्रेजी में सहज नहीं है, वो इस बात को मानेंगे कि जब वो किसी बड़ी सभा में बैठते हैं जहां अंग्रेजी का प्रभाव होता है, वहां वो तमाम जो उनका एक कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उससे वो अपनी बात को नहीं रख पाते। विचार है लेकिन वो उस वो जो प्रभाव है, वो जो एक शर्म है, वो जो एक अपना एक उन्होंने एक ले लिया है कि नहीं हम इस भाषा में बोलेंगे तो हम पिछड़े हुए माने जाएंगे, तो इस बात से वो विचार नहीं आता। और मैं इस बात का बहुत प्रबल समर्थक हूँ कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने एक 10 साल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के का जो आश्रम है शांति निकेतन, वहां उस आश्रम की सेवा की। और वहां जाकर, क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं मालूम थी और वहां के बच्चों को बहुत सहज नहीं थे वो हिंदी और अंग्रेजी में, तो उनके साथ जो सीखा मैंने, यही सीखा कि भाषाई दृष्टि से हमें कैसे अपने आप को, और दुनिया के बहुत सारे देशों का उदाहरण आपके सामने है जिन्होंने अपने अपने देश में जो विकास की परिकल्प पर जो अपना स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से लिखी, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो। इसलिए ये एक जो मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी का समर्थक हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता भी हूँ, अंग्रेजी में भाषण भी देता हूँ। लेकिन जब इस अंग्रेजी के दबाव से सभा में बैठे हुए विचार दबते हैं, कुचलते हैं, तब मुझे कष्ट होता है। और इसलिए विचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा। तो इस भाषाई दुष्परिणाम से हमको निकलना है। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें डाइकोटोमी समझने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो केवल विषय वस्तु नहीं है। वो कोई विषय वस्तु, सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, वो हमारी सोच में भी है। और इस सोच को जब तक हम इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा वो किताबों में, फिर वही बात होगी, किताबों में कुछ कंटेंट लिख दिया, उस कंटेंट को हमने पढ़ा दिया, उस कंटेंट का हमने एग्जाम ले लिया, और एग्जामिनेशन के बाद वो बच्चा भी भूल गया, वो टीचर भी भूल गया। तो इस तरह से हम भारतीय ज्ञान परंपरा की जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हम फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो असल में ज्ञान परंपरा नहीं है। इसलिए विषय वस्तु नहीं है, ये एक सोच है। इस सोच पे हमको अपना चिंतन मनन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जब मैं बात कर रहा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो मैं आप सब से आग्रह करूंगा, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी है उनको मैं बधाई देता हूं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनसे आग्रह करता हूं पढ़ें।
और विशेष करके पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6। और जब मैं पेज नंबर कह रहा हूं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अंग्रेजी के वर्जन के डॉक्यूमेंट के पेज नंबर कह रहा हूं, और इसके संदर्भ में आप अगर हिंदी का पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से ट्रांसलेशन का नंबर आप देख लीजिएगा। बंगाली में पढ़ रहे हैं, गुजराती में पढ़ रहे हैं, जिस भी भाषा में ट्रांसलेटेड वर्जन आप पढ़ रहे हैं। तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंग्रेजी वर्जन से पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 का जिक्र कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं 3 पेज का जिक्र? क्योंकि ये वो पृष्ठ हैं जहां पर पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनका जिक्र किया गया है। और अगर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में देखें तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसमें हमको ये इमीडिएटली दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए जो अगर आप देखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल, सो रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक छात्र का उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको 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 बल प्रदान करना, उनको एनरिच करना, ये पहला प्रिंसिपल है, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे जो प्राचीन भारत का जो मॉडल है एजुकेशन का, तो आप देखेंगे तो हाँ आप पाएंगे कि कितना इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, जहां शिक्षक हर एक इंडिविजुअल, और जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आता हूं और इसमें जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं और फिर हम ये बात करते हैं कि कक्षा में उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैसे कोप अप करेंगे ताकि हम सारे बच्चों को उनकी उनकी क्षमताओं के अनुरूप उनको हम लेके जा सकें। और जब मैं सारी बातें कह रहा हूं तो ये कोई पुरानी बात नहीं है। अगर आप इसको आज के मॉडर्न संदर्भ में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेटेडनेस, जिसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, अगर हम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेटेडनेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं शब्द को, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेटेडनेस के संदर्भ में देखें तो वो 4 बातें कहता है एजुकेटेडनेस में। पहली बात कहता है इन्फॉर्म्ड, दूसरी बात कहता है कल्चर्ड, तीसरी बात कहता है इमेंसिपेटेड, और चौथी बात कहता है सेल्फ रियलाइज्ड। सो इंफॉर्मेशन, और जब पहले तो हम सूचना के स्तर पर उससे बातचीत करें अपने छात्र से, फिर वो सूचनाओं को कैसे जीवन में उपयोग करेगा कल्चर्ड के स्तर पर, फिर इन सूचना और इस ज्ञान के आधार पर वो कैसे अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इवॉल्व करेगा जो तमाम तरह की जो डिवाइसिव पॉइंट्स हैं, विभाजित करने वाले बिंदु हैं, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, मजहब हो, लिंग हो, इन सब से ऊपर उठ करके एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखता है, एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे के रूप में देखता है, ना कि किसी बांटने वाले बिंदु के आधार पर। और फिर सेल्फ रियलाइज्ड, व्हाट अ मैन कैन डू मस्ट डू, यानी एक व्यक्ति जो कर सकता है, व्हाट अ मैन कैन बी मस्ट बी। एक व्यक्ति में आशीष श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर राजकुमार हैं, हम सब की अपनी अपनी एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अनुरूप हम अपना बेस्ट कर सकें, जहां तक जा सकते हैं वो जाएं। तो ये जो यात्रा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेटेडनेस की है। इसी के साथ लचीलापन, दूसरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जब आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे पेज नंबर 4, 5, 6 मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा जो प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी का, लचीलेपन का प्रिंसिपल है, उसको आप देखेंगे। और जब आप रिलेट करेंगे आप भारतीय ज्ञान परंपरा से, प्राचीन पद्धति से, और प्राचीन पद्धति से जब हम रिलेट करने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं ये आउटडेटेड चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनको अब हम अपने यहाँ समाहित करने जा रहे हैं। मुझे लगता है आप सब लोग जो आज सुन रहे हैं वो ये उन्होंने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट पढ़िए। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें अब क्या किया है उन्होंने, पूरे एजुकेशन सिस्टम को, भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसको 8 लेवल्स में बांट दिया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इसके बाद लेवल 4.5, लेवल 5, 5.5, 6, 6.5, 7 और 8। और जब आप देखेंगे तो पूरे लेवल्स में बांटने के बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जिसके लिए तक्षशिला को भी आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, नालंदा को भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, विक्रमशिला को भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, और इनसे राष्ट्रीय शिक्षा को उद्धृत किया गया है। नाम लेके इसलिए उद्धृत किया होगा ताकि हम उसको रिलेट कर सकें, थोड़ा कंक्रीटली मूर्त रूप से उसको रिलेट कर सकें। इसके अलावा उन संस्थाओं से निकले हुए जो स्कॉलर्स हैं, उनसे संबंधित जो स्कॉलर्स हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, वराहमीर हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उनसे हम रिलेट कर सकें, उनके जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उनसे हम रिलेट कर सकें। तो कहने का मतलब ये है
ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको दे रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके माध्यम से फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पर पहुंचेंगे, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी और होलिस्टिक एजुकेशन। और जब मैं ये बात कहता हूं तो शिक्षा का उद्देश्य, इसका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उत्तर आता है वो होता है बालक का चौतरफा विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, और डोमेन इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, यानी हेड, हार्ट और हैंड, गांधी जी की डेवलपमेंट है वो चौतरफा विकास है। इसलिए ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को और होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको जिक्र किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली आप पढ़ेंगे, और चाहे वो क्रेडिट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट हो, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि हम जब हम इन प्राचीन संस्थानों की बात कर रहे हैं, उन संस्थानों में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं, उससे निकले हुए स्कॉलर्स की बात करें, तो ये सब हमारा पार्ट एंड पार्ट, और मैकॉले की हैं, उन गलतियों से हमको ऊपर निकलना होगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरिटी और होलिस्टिक एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण जो है प्रिंसिपल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। इसके अलावा आप देखेंगे तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल, जिन पर हमें अपनी जो ज्ञान परंपरा है उससे बहुत सारे इनपुट्स देना। वो क्या इनपुट्स है वो थोड़ी देर में मैं आता हूं। इसके अलावा रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट, ये दो गाइडिंग प्रिंसिपल भी हमारे क्या। देखिए मैं एक और छोटी सी बात, और बहुत सारे इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं, मैं एक और छोटी सी बात कहता हूं और इसको आसान भाषा में कहता हूं। हमने पिछले 7.5 से ज्यादा दशक के समय में हमने इतिहास पढ़ाया, हमने इतिहास पढ़ने की दृष्टि नहीं दी। हमने भूगोल पढ़ाया, हमने भूगोल पढ़ने की दृष्टि नहीं दी। हमने विज्ञान पढ़ाया, हमने विज्ञान पढ़ने की दृष्टि नहीं दी। हमने गणित पढ़ाया, हमने गणित पढ़ने की दृष्टि नहीं दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि हम ये जो रोट मेमोरी है, जिसको हम कह रहे हैं ना स्मृति या रोट मेमोरी है, इसी पर आधारित होकर के रह गए। और जिस तरह की परिणामों की अपेक्षा रही हमारे छात्रों से, वो हम नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ाया। अब जिस बच्चे को, अगर हम इतिहास पढ़ाने की बजाय इतिहास को पढ़ने की दृष्टि देते, उस बच्चे का इतिहास पूछते, उसके पिता का इतिहास पूछते, उसके घर का इतिहास पूछते, उसके गांव का इतिहास पूछते, उसके गांव में बहने वाली नदी के माध्यम से भूगोल बताते, तब वो बच्चा इतिहास को, भूगोल को, विज्ञान को, गणित को अपने आसपास के जीवन से जोड़ता। और तब मुझे लगता है कि जिस तरह की पूरी एक पद्धति खड़ी होती, वो बहुत महत्वपूर्ण होती। हम जब प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज हमारी जो मानसिक सामर्थ्य बची है, मुझे नहीं लगता कि हम ऋग्वेद के 2 पेज भी लिखने की हमारी मानसिक स्थिति है, जितने कमजोर स्थिति में हम आ गए हैं। और जब मैं इस तरह के लिटरेचर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप सब एक अवधारणा, पंचकोश की जो अवधारणा, उससे परिचित होंगे। पंचकोश की अवधारणा, जहां पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमारा जो ऋषि था, हमारा जो चिंतक था, वो इन 5 कोशों से बाहर निकल करके गया। और जैसे ही उसने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों के बाहर अपने आप को विकसित, और जैसे ही वो आनंदमय कोश के बाहर जाता है, वो अपना तादात्म्य सृष्टि से स्थापित कर लेता है। और का होरा शास्त्र पढ़ोगे तो आप पाओगे कि एक व्यक्ति धरती पर बैठकर चलते हुए ग्रहों को और उनसे पड़ने वाले प्रभावों को एक श्लोक में लिख देता है। चलते हुए पृथ्वी पर बैठ उन ग्रहों के मूवमेंट और उन ग्रहों
के मूवमेंट से पड़ने वाले प्रभावों को एक श्लोक में लिख रहा है, श्लोकों के माध्यम से लिख रहा है। तो इसलिए जो पंचकोशीय अवधारणा है, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, ये जो पंचकोशीय अवधारणा, और ये पंचकोशीय अवधारणा कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम समझ नहीं सकते, या फिर वही वाली बात होगी जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि हमने जैसे लोगो है, भारतीय संविधान, ये मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि हम चीजों को उसके प्रत्यय के साथ समझें। अगर हम पंचकोशीय अवधारणा का जिक्र आ गया, उसकी बात करूं तो अन्नमय कोश कैसे डेवलप होगा, अन्नमय कोश कैसे डेवलप होगा, सवाल उठता है। तो राइट फूड, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, सही भोजन, सही समय, सही मात्रा, अगर हम ये 3 चीजें फॉलो करेंगे तो अन्नमय कोश हमारा डेवलप होगा, प्रॉपरली डेवलप होगा, प्रॉपरली विकसित होगा। अन्नमय कोश के बाद हम जाते हैं प्राणमय कोश की तरफ। प्राणमय कोश कहता है हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करें, ताकि हम जो अपना ये ब्रीदिंग कंट्रोल करना है हमको अपने, इसीलिए हम फिर योगा हैं, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनको करें और प्राणमय कोश को डेवलप करें। फिर आता है मनोमय कोश, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग से अपने मनोमय कोश को करें। विज्ञानमय कोश, जहां पर हम विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा को एक एक कोश को हम डेवलप करें, अपने करिकुलम का हिस्सा बनाए, अपनी पेडागोजी का हिस्सा बनाए, अपने असेसमेंट का हिस्सा बनाए, और तब हम आनंदमय कोश, जो स्टेट ऑफ ब्लिस जिसको कह रहे हैं, स्टेट ऑफ ब्लिस तक पहुंचने की कोशिश करें। ये होगा कैसे? ये होगा तब जब हम नकल से बाहर जाएंगे। अभी तो हम नकल, अभी पिछले 7.5 दशकों में भी हम नकल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जब हम नकल से बाहर जाएंगे तब ये चीजें हमारे पास और हमारा मजबूत हम कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ आपको, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो हैं वो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कॉमन फ्यूचर से भी जानते हैं। ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है। इस रिपोर्ट का जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत अच्छे हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्शन इस रिपोर्ट पर नहीं है। सबमिट हुई थी, उसके बाद हमने एक शब्द एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देना शुरू किया, और ये शब्द पर इतना, और ये पूरे दुनिया के जो देश हैं उन्होंने इसके ऊपर जोर देना शुरू किया, और ये सब करिकुलम का हिस्सा हमारे बनते चले गए। कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। प्रभाव पड़ेगा धरती पर वो बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस जो हमें भारत में बैठ करके जब हम बात कर रहे हैं, हमें जो समझना है इस माध्यम से वो ये है कि ESD को हमने आवर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट के बाद ही अपने करिकुलम का हिस्सा क्यों बनाया। वो भी तब जब ईशोपनिषद के माध्यम से हम पिछले कई हजार वर्षों से और इनके सामने बहुत ज्यादा मैं संस्कृत नहीं बोलना चाहता क्योंकि नहीं है और उस पर मेरी उतनी पकड़ भी नहीं है, लेकिन ये जो ईशोपनिषद है ये बहुत साफ तरीके से कह रहा है कि इस जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम संसार है वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, ईश्वर स्वरूप है। उस ईश्वर को साथ डेवलपमेंट की रिपोर्ट को आप पढ़ोगे तो यही रिपोर्ट कुल मिला के यही सारी भावना वो कह रही है। लेकिन हमारे करिकुलम का हिस्सा ये उस रिपोर्ट के आने के बाद, पाश्चात्य जगत की उस रिपोर्ट के आने के बाद बनता है। तो ये मैंने कहा कि नकल से हमें बाहर निकलना है। नकल का मैं एक और उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमने पहले कभी टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कही, कभी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की बात कही, कभी लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की बात कही। और जब ये हम बातें कह रहे हैं तो फिर हम कठोपनिषद के उस श्लोक को भूल जाते हैं जो कहता है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। क्या मतलब है हम जानते हैं सब। इसका मतलब क्या है कि जो ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो शिष्य और आचार्य हैं दोनों की साथ साथ रक्षा करें, दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। तो इस तरह की जो बात, तो ये जो जब हम कठोपनिषद के श्लोक को देख रहे हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है कि जो हमारी जो ज्ञान परंपरा, हमारी जो विरासत रही है, उस विरासत में शिक्षक और छात्र दोनों को
सेम पेडेस्टल पर रखा गया। इसलिए पाश्चात्य जगत जब हमको सिखाता है लर्नर सेंटर, लर्निंग सेंटर, टीचिंग सेंटर, दिस सेंटर, दैट सेंटर, इससे निकल करके हमारे पास इतना अद्भुत ये जो समझ है, इस समझ को हमें अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विश्व गुरु बनने का जो एक मुहिम हमने ली है, वो तभी पूरी होगी जब हम अपनी मौलिकताओं के ऊपर लौटेंगे। एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान में बोल रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस इश्यूज में नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों ने इस तरह की बातें बहुत सारी कही होंगी। जैसे ईशोपनिषद पूर्ण तत्व के ऊपर जोर देता है, वो कहता है कि पूर्ण तत्व के ऊपर जोर देता है, तो क्या कहता है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? आप सब जानते हैं इसका मतलब इज फुल। The word which we are experiencing through our mind and senses, this word is full, and if this fullness is taken away from that fullness, what remains is full. तो ये जो हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन इसको अपने करिकुलम का हिस्सा नहीं बनाते, इसको अपनी की रिवैम्पिंग करेंगे, स्टूडेंट सपोर्ट की रिवैम्पिंग करेंगे। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट है, ये सारी जो बातें हम कह रहे हैं, चाहे हम नकल से बाहर निकलने की बात कह रहे हो, अपने करिकुलम को अपडेट करने की बात कर रहे हो, जो भारतीय एक और मैं आग्रह करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सबसे आग्रह है कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो जिसके चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनकी जो रिपोर्ट थी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन विश्वविद्यालय शिक्षा, और जब आप उसको पढ़ लेंगे और फिर आप जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में हमने बाणभट्ट कादम्बरी की जो 64 कलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, और अब जब मैं 64 कलाओं को मैंने पहली बार देखा मल्टीडिसिप्लिनरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अद्भुत है ये समझ, अद्भुत है ये समझ। इसलिए हम अगर इस आज ये जो प्रयास मैंने पहली बार बाणभट्ट कादम्बरी की जो 64 कलाओं को देखा, तो उसमें 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 सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, मतलब उसमें सिंगिंग भी है, उसमें पेंटिंग भी है, उसमें साइंटिफिक फील्ड्स जैसे केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, वोकेशनल फील्ड भी है 64 कलाओं में।
भाषाई जो व्यवधान है उस व्यवधान से बाहर निकलना होगा। अब मैं हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी अपनी समझ ये कहती है कि संस्कृत को हमें कुछ जो स्कूली जो वर्ष हैं उन स्कूली वर्षेस में इसको हम ऑप्शनल के रूप में अगर रखेंगे, एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखेंगे, और फिर हम ये सोचेंगे कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की समझ बने, हमारा जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस पर समझ बना सके अपनी, तो शायद ये संभव नहीं होगा। इसलिए संस्कृत को एक बहुत महत्वपूर्ण लेंस से देखने की जरूरत है। नहीं तो फिर वही होगा कि जैसे मैक्स मुलर भारत आते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, और उनके जाने के बाद पुस्तकालय हैं उनमें भारतीय दर्शन के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में हम कौन सी पुस्तक रेफर करते हैं, वो मैक्स मुलर की लिखी हुई 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये आग्रह मैं कई बार कर चुका हूं। आज मुझे डॉक्टर राजकुमार जी ने फोरम दिया है, इस फोरम से फिर मैं आग्रह करता हूं कि संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अगर हम देखेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा को वही हम देखेंगे जो हमको दिखाया जाएगा, हमारी अपनी दृष्टि कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम, और मैंने आपको पहले भी कहा, हमने इतिहास पढ़ाया, इतिहास पढ़ने की दृष्टि नहीं दी, हमने भूगोल पढ़ाया, भूगोल पढ़ने की दृष्टि नहीं दी, हमने गणित पढ़ाया, हमने गणित पढ़ने की दृष्टि नहीं दी, विज्ञान पढ़ाया, विज्ञान पढ़ने की दृष्टि नहीं दी। और इसीलिए मेरा जो पक्ष है वो संस्कृत को हम एक स्ट्रॉन्ग स्कूल में मैंडेटरी करें, ताकि हमारा जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारा जो डेमोग्राफिक वो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा सत्य और इतना विशाल काय है ये, उसको देखने की, समझने की दृष्टि हो उसके पास, और जब वो दृष्टि होगी, गुरु होंगे, हम सच में दुनिया को दिशा और दशा दिखा सकते। तमिलनाडु के एक बहुत बड़े चिंतक रहे, लर्न व्हाटएवर ही मे लर्न एंड लेट हिज कंडक्ट बी वर्दी ऑफ हिज लर्निंग। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? थिरुवल्लुवर कहते हैं, एक व्यक्ति को सीखने दीजिए जो कुछ वो सीखना चाहता है, एक व्यक्ति को सीखने दीजिए जो कुछ वो सीखना चाहता है, लेकिन उसके सीखे हुए, उसके आचरण को उसके सीखे हुए के अनुरूप बनने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस कथन के ऊपर अपना अपना एक मौलिक चिंतन करें। एक मनुष्य जो कुछ सीखना चाहता है उसको सीखने दीजिए, और उसके आचरण को उसके सीखे हुए के अनुरूप बनने दीजिए। जब आप इस कथन का विश्लेषण करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हो, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का प्रिंसिपल हो, होलिस्टिक एजुकेशन का प्रिंसिपल हो, रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया का प्रिंसिपल हो, क्रिएटिविटी का प्रिंसिपल हो, क्रिटिकल थिंकिंग, सारे प्रिंसिपल आपको इस कथन के माध्यम से दिखाई देंगे। दूसरी बात, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि शांति निकेतन के आश्रम की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक चिंता है, एक चिंता कहो उसको, व्यंग कहूं उसको मैं, कथन कहूं उसको मैं, आपके अवलोकन के लिए, आपके रिफ्लेक्शन के लिए, आपके चिंतन के लिए आपके समक्ष रखता हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं दैट एजुकेशन इज ए लिविंग नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस, इज ए ट्रुथ एज फ्रीली एडमिटेड एज इट इज परसिस्टेंटली इग्नोर्ड। कहते हैं शिक्षा एक सजीव प्रक्रिया है, ना कि एक यांत्रिक प्रक्रिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षा एक सजीव प्रक्रिया है, ना कि एक यांत्रिक प्रक्रिया। यह बात एक सत्य है। फिर वो कहते हैं इस सत्य को जितनी शिद्दत से हम स्वीकार करते हैं उतनी ही शिद्दत से इसका हम तिरस्कार करते हैं जब हम शिक्षा पद्धति में आते हैं। तो सजीव प्रक्रिया है, उसको हमें सजीव प्रक्रिया बनाए रखनी है। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए स्वामी रंगनाथानंद जी का एक व्यंग आपसे साझा करता हूं, और मुझे लगता है कि ये व्यंग अपने आप में करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट के जो इम्प्लीकेशंस है उनको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वामी रंगनाथानंद जी ने इस व्यंग को अपनी पुस्तक में किसी अमेरिकन शिक्षा शास्त्री के नाम पर लिखा है, मैं इसको उनके नाम पर कह सुनाता हूं। और व्यंग ऐसा है कि एक बार उनसे पूछा गया कि स्वामी रंगनाथानंद जी, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है? तो वो कहते हैं कि शिक्षा एक बहुत रहस्यमयी चीज है। ये व्यंग है, इसको व्यंग की दृष्टि से सुनिएगा। शिक्षा एक बहुत रहस्यमयी चीज है जो प्रोफेसर के लेक्चर नोट से निकलती है, स्टूडेंट के नोटबुक में पहुंच जाती है, कलम के माध्यम से, बिना दोनों का दिमाग इस्तेमाल हुए, बिना दोनों का दिमाग इस्तेमाल हुए। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात कर रहे हैं तो भाषाई जो व्यवधान है उन व्यवधानों पर हमें विजय पानी है, नंबर 1। नंबर 2, जो नकल से हम प्रभावित हैं, कॉपी पेस्ट से प्रभावित हैं,
उन कॉपी पेस्ट से हमको बाहर निकलना है। नंबर 3, जो एक शर्म की भावना, हेय की भावना, एक कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर है, उससे हमको ऊपर उठना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे मुझे अगर 2-3 मिनट और मिले तो मैं कहानी से इसको कंक्लूड करता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक बार एक व्यापारी है जो ऊँटों के साथ व्यापार करने जा रहा है, अपने बहुत सारे ऊँटों के साथ व्यापार करने जा रहा है और जाते-जाते रात शाम हो जाती है, तो उसको लगता है कि रात में यात्रा करना ठीक नहीं है और मैं रुक जाता हूँ एक धर्मशाला में। तो उस धर्मशाला में जाता है और कहता है कि मुझे रुकना है आपके यहाँ और मेरे साथ इतने सारे ऊँट हैं, क्या इनको आप रोक सकते हैं? तो उसने कहा ठीक है। तो धर्मशाला का जो मैनेजर है वो आता है, बहुत सारे खूंटे और बहुत सारी रस्सियाँ लेके आता है। जमीन में खूंटा गाड़ता है, उसमें रस्सी बाँधता है, उस रस्सी को ऊँट के गले में बाँधता है, ऊँट को बिठाता है। दूसरे ऊँट के पास जाता है, खूंटा जमीन में गाड़ता है, खूंटे में रस्सी बाँधता है, रस्सी को ऊँट के गले में बाँधता है, ऊँट को बिठा देता है। ऐसे करते वो आखिरी ऊँट तक पहुँचता है। आखिरी ऊँट पर जब पहुँचता है तो उसका खूंटा और रस्सी खत्म हो जाता है। तो जो मालिक है, व्यापारी है, वो चिंतित हो जाता है कि भाई ये तो खूंटा रस्सी खत्म हो गया, रात हो गई, अब तो आपके पास है नहीं, अब क्या होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो मैनेजर कहता है चिंता मत करो, मैं इसको भी बाँध देता हूँ। तो मैनेजर वो खूंटा लेता है जो उसके हाथ में है ही नहीं और वो रस्सी लेता है जो उसके हाथ में थी ही नहीं। वो खूंटा जो उसके हाथ में है ही नहीं, उसको जमीन में गाड़ देता है और वो रस्सी जो उसके हाथ में है ही नहीं, उसको उस खूंटे में बाँध देता है और वो रस्सी जो थी ही नहीं, उसको ऊँट के गले में बाँध देता है और ऊँट को बिठा देता है और व्यापारी से कहता है आप जाके सो जाइए। फिर जाता है, सो जाता है, सुबह होती है। सुबह वो आता है, जगह ऊँट को एक-एक करके खोलता है, तो प्रोसेस है, गले से रस्सी खोलता है, खूंटे से रस्सी खोलता है, खूंटा उखाड़ता है, ऊँट को खड़ा करता है। तो ये सब के साथ रिपीट होता है। आखिरी ऊँट पर पहुँचता है तो व्यापारी उसको हुस-हुस करता है उठाने के लिए, तो वो उठता नहीं है, उठता ही नहीं, तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं उठता, तो मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर से कहता है कि भैया ये उठ नहीं रहा है, तो वो कहता है आपने वो खूंटा खोला, रस्सी खोली? तो कहता है क्या मज़ाक करते हो, तो कुछ बंधा ही नहीं है। तो कहता है चलो मैं चलता हूँ, मैं खोलता हूँ। तो वो मैनेजर आता है और मैनेजर ऊँट के गले से वो रस्सी खोलता है जो थी ही नहीं और वो रस्सी जो थी ही नहीं उसको खूंटे से उखाड़ देता है और वो खूंटा जो था ही नहीं, खूंटे को उखाड़ देता है, ऊँट को खड़ा करता है, ऊँट खड़ा हो जाता है। ये कहानी इसलिए मैंने सुनाई, आज़ादी के 7.5 से ज़्यादा दशक हो चुके हैं। हम भी बहुत सारे उन्हीं खूंटों और उन्हीं रस्सियों से बंधे हुए हैं, जो असल में हैं ही नहीं। हम इन खूंटों, इन रस्सियों जो हैं ही नहीं, उनसे हमको बाहर जाना है और ये तभी कर पाएँगे जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे। हम अपना मौलिक चिंतन करेंगे, हम भाषाई व्यवधानों से बाहर निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर राजकुमार जी को, प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे सीखने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।